हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि आज से हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं और वाकई में आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान को बनाने में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग आज 1773 से लेकर 1947 तक के चीजों को देखेंगे। आज पूरा ये कंप्लीट नहीं होगा। आज सिर्फ हम 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होगा, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम जो होगा और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का जो अधिनियम होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आज का जो टॉपिक होगा वो पीपीटी के द्वारा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है पीपीटी बनाने में। उन चीजों को हम रिजॉल्व कर रहे हैं और जल्द ही हम आपको पीपीटी के द्वारा चीजों को बताना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसको हम लोग दो भागों में देखेंगे। जो हमारा दो पार्ट होगा इसका, ऐतिहासिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग दो भागों में देखेंगे। वो दो भाग हमारा कौन कौन सा होगा? तो अगर हम बात करें इसकी तो एक होगा कंपनी का शासन। क्या होगा? कंपनी का शासन। पहला, कंपनी का शासन। जिसको हम लोग 1773 से लेकर 1900 सॉरी 1858 तक देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा होगा वो होगा ताज का शासन। क्या? ताज का शासन, जिसको हम लोग 1858 से लेकर 1947 तक के चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे ताज के शासन के अंतर्गत। और जो कंपनी का शासन है उसके अंतर्गत हम 1773 से लेकर 1858 तक की चीजों को कवर करेंगे। वैसे पे हमको आज जो पढ़ना है वो कंपनी का शासन पढ़ना है, वो भी सिर्फ 1786 तक। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें पढ़ना है पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमको इसमें 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1786 का अधिनियम होगा, 1786 का अधिनियम। फिर उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद इसमें 1813 का चार्टर एक्ट। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ होगा बट धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या है ना कि इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बट सही हो जाएगा ये। फिर 1833 का चार्टर एक्ट, और ये आपको शायद अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, शायद दिख रहा ही है। और इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। किसके अंतर्गत? तो कंपनी का शासन के अंतर्गत हम लोग इन चीजों को देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का हमारा संशोधनात्मक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1793 का हमारा जो चार्टर एक्ट है उसको, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट जो था ये 1793 से लेकर 1833 तक था, उसको हम लोग देखेंगे। और ताज के शासन के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो उसके बाद हम लोग 1858 का अधिनियम, 1861, 1892, 1909, फिर 1919, फिर 1935, फिर 1947 के हम लोग ताज के शासन के अंतर्गत देखेंगे। तो ये हमारा जो रहेगा उसको हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। उसके बाद हमारा संविधान सभा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
ये पहले से हम लिख दिए इस पे, क्योंकि पीपीटी के द्वारा क्या है कि पीपीटी नहीं बन पाया था, तो जिसके द्वारा हम लोग ऐसे लिख के ही पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, तो इसको ब्रिटिश संसद द्वारा जो है कि 1773 में पास किया गया था। 1773 में इसको ब्रिटिश संसद में पास किया गया तथा इसको 1774 में लागू किया गया था। 1774 में इसको लागू किया गया था। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, क्योंकि ये पहला एक्ट था, क्योंकि ये पहला कानून था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्या? जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला जो था ये एक्ट था, कानून था। इसको विनियामक कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा कानून था, कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली, तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। क्या? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर अगर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया गया, जिसमें अगर हम बात करें तो पहले जो थे फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन और बैरवेल, ये 4 सदस्य जो थे, जो पहली बार इनमें इनका चुनाव किया गया था। और जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग को मैं एक चीज बता दूं, गवर्नर जनरल को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सबको। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल है, देखिए 2-3 चीजें होती हैं। एक बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद भारत का वायसराय। अगर इसकी बात करें, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप लोग हो सकता है वारेन हेस्टिंग लगा दें। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम बात करें बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है उसको आप लोग मानेंगे लॉर्ड क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव। और इसके अंतिम जो है वो कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। फिर अगर हम बात करें बंगाल का गवर्नर जनरल की, तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, प्रथम कौन है और अंतिम कौन है? तो अगर हम प्रथम की बात करें तो वो वारेन हेस्टिंग्स हैं। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। फिर अंतिम जो है वो लॉर्ड विलियम वेंटिक है। लॉर्ड विलियम वेंटिक। अगर हम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की, तो प्रथम कौन है? लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक। और अंतिम कौन है? तो अंतिम कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग जो है वो अंतिम भारत के गवर्नर जनरल है। उसके बाद वायसराय नाम आ जाता है, क्योंकि यहां से ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है। 1858 की बात की जा रही है। तो इसमें अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम कौन है? अंतिम कौन है? तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ये अंतिम गवर्नर, सॉरी वायसराय हैं। ये चीजें रहेंगी। जैसे बंगाल का गवर्नर पूछा,
फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। देखिए, जो बंगाल का गवर्नर है उसके जो अंतिम है वही बंगाल का गवर्नर जनरल पहला हो जाएगा, और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है वही भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा, और जो भारत का पहला गवर्नर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है वही भारत का पहला वायसराय हो जाएगा। तो ये रहा गवर्नर जनरल से संबंधित चीजें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो हाँ, हम लोग पहुंचे थे कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन था, वारेन हेस्टिंग, और इसमें जो 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, उसमें कौन था, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मोनसन और बैरवेल। ये 4 सदस्य जो थे वो इनकी सहायता के लिए यहाँ पे इनकी नियुक्ति की गई थी, कार्य परिषद का गठन किया गया था। बंबई तथा मद्रास के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसी केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम था, तो वही यही था कि बंबई तथा मद्रास के गवर्नर जो थे वो बंगाल के अधीन हो गए थे। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसको याद रखिएगा, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहां पे, कलकत्ता में। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। कौन, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तथा इसमें 3 अन्य सदस्य थे जिनका नाम था, पहला चैम्बर्स, दूसरा लिमेस्टर, तीसरा हाइड। कौन, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 सदस्य और थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो सर एलिजा इम्पे थे। इसकी स्थापना 1774 में हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर अगर हम बात करें इस एक्ट की, तो ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो है ना वो सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण इनका सशक्त हो गया था ब्रिटिश सरकार का। फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो कंपनी के कर्मचारियों, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार प्लस भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या था ना, ये दिवालिया होने के कगार पे आ गया था, तो इसलिए ये कानून बना कैसे, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। ये मतलब किस प्रकार से इसका अगर बात करें उत्पत्ति की, तो जब 1765 में बंगाल का प्रथम संधि जो होता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, तो उसके बाद ये सारी चीजें ना, इसमें बहुत ज्यादा घूसखोरी और रिश्वत लेना प्रारंभ कर दिए। कंपनी के लोग जो थे अपना निजी व्यापार करने लगे, जिससे कंपनी घाटे में जाने लगी। तो इसको क्या है कि ब्रिटिश सरकार से वहां पे पैसा लेना पड़ा उधार, फिर वहां से पैसा दिया गया, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे धीरे धीरे उनका जो आधिपत्य था बढ़ने लगा ब्रिटिश सरकार का। तो उसी दिशा में ये पहला कानून उनके द्वारा लिया गया था, और इसमें जो पहला कानून था सबसे पहले वारेन हेस्टिंग ने यही चीजों को यहाँ से हटा दिया। एक तो निजी व्यापार, जो लोग यहाँ पे निजी व्यापार करते थे उनको निजी व्यापार यहाँ पे नहीं करना है। साथ ही जो भारतीय लोगों से जो उनको उपहार और रिश्वत लेते थे वो लोग, उसको भी यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये रहा हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर 1773 आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1773 में संसद में पास हुआ, 1774 में इसको लागू किया गया। उसके बाद ये जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्य परिषद की स्थापना की गई। फिर 1774 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, जिसमें एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी 3 और सदस्य थे उसमें। उसके बाद इसमें जो कंपनी का निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेना था वो बंद कर दिया गया। तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम बात करते हैं 1781 का संशोधात्मक अधिनियम। यह अधिनियम इसलिए लाया गया था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1781 का ये अधिनियम, संशोधात्मक अधिनियम लाया गया था। इसको हम बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्य क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा करना था। क्या, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्य क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा करना था। इसके माध्यम से राजस्व संबंधी मामले प्लस राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार
से बाहर कर दिया गया। राजस्व संबंधी मामले प्लस राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। साथ में कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर दिया गया। इसके बाद हिंदुओं, इसके माध्यम से एक चीज और लाई गई जिसको बोल सकते हैं, यहां से सांप्रदायिकता की शुरुआत को बोला जा सकता है कि हिंदुओं के मामले को हिंदू कानून के अनुसार और मुस्लिमों के मामलों को मुस्लिम कानून के अनुसार देखे जाने की बात की गई, उनके निर्णय को देने की बात की गई। तो ये रहा हमारा 1781 का संशोधात्मक अधिनियम, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला जो हमारा कानून था, एक्ट था, वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ये काफी महत्वपूर्ण था। यहाँ पे जो पिट्स इंडिया एक्ट है, अगर इसकी बात करें तो इसके समय में द्वैध शासन की स्थापना की गई। क्या द्वैध शासन की स्थापना? आपको पता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो चुका था अंग्रेजों का। तो ये क्या मामला देखता था? तो ये व्यापारिक मामलों के लिए था। फिर उसके बाद 1784 में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? ये क्या था कि ये राजनीतिक मामलों को देखता था। ये राजनीतिक मामलों पे भी यहाँ पे हस्तक्षेप करने लगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगर इसकी बात करें तो इसको याद करने के लिए देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कौन करता है? तो जाहिर सी बात है राजनीतिक चीजों पे कंट्रोल के लिए राजनीतिक पार्टियां, वहां की सरकार। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो व्यापारिक मामलों के लिए था। गवर्नर जनरल की परिषदों की संख्या 3 कर दिया गया, यानी कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो 4 लोग थे उनके परिषदों में, उनको घटाकर 3 कर दिया गया। और भारत में कंपनी के अधीन, क्या भारत में कंपनी के अधीन पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी कि जो भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं उनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। 1784 के द्वारा इस पे और भी अच्छे तरीके से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पे नियंत्रण स्थापित हो गया। यह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण द्वैध शासन था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से व्यापारिक मामलों के लिए तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से राजनीतिक मामलों के लिए था। यहां पे भी हम आपको 2-3 चीजों को बता देते हैं। जैसे कि ये द्वैध शासन की बात जब करता है, क्या द्वैध शासन, इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो एक अगर आपसे पूछे बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, तो जो इलाहाबाद की संधि होती है ना 1765 में, तब इसको स्टार्ट किया जाता है। जब इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त होता है तब की बात है। फिर अगर आपसे पूछे कि कंपनी में द्वैध शासन जो हुआ था, कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए कंपनी में द्वैध शासन, तो ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की बात करता है। और ये 1858 में इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर अगर आपसे पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन, क्या प्रांतों में द्वैध शासन, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको वहां पे पता रहेगा कि यहाँ क्या पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे। द्वैध शासन पूछता है तो सामान्यतः प्रांतों में द्वैध शासन की बात करता है। तो ये इसका जो था ये 1919 में था। और 1935 में, क्या 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। फिर अगर आपको पूछे कि केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, अगर आपसे पूछता है कि केंद्र में द्वैध शासन, तो इसकी बात करें तो 1935 में यह प्रारंभ होता है केंद्र में द्वैध शासन की। तो ये रहा द्वैध शासन। ये जो प्रांतों में द्वैध शासन था, इसका जनक जो है ना, जनक लियोनस कार्टिस माना जाता है। लियोनस कार्टिस को माना जाता है। किसमें? जो 1919 का प्रांतों में द्वैध शासन का जनक था। 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था 1935 में। तो ये द्वैध शासन रहा। बंगाल में द्वैध शासन 1765, कंपनी में द्वैध शासन जो 1784, 1858 में समाप्त, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में स्टार्ट, 1935 में समाप्त, और केंद्र में द्वैध शासन 1935 की बात की जा रही है। अगर हम अगले अधिनियम की तरफ बढ़े तो हमारा जो अंतिम है, आज का अंतिम है, अंतिम का मतलब आज का जो अंतिम है वो है 1786 का अधिनियम। अगर इसकी बात करें तो
1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बन के आया बंगाल का। इसको गवर्नर जनरल बनाने के लिए इसने 2 शर्तें रखी। पहला शर्त यह था कि इसको काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार प्रदान किया जाए। क्या? काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार प्रदान किया जाए। दूसरा, सेनापति एवं कमांडर इन चीफ का भी पद इसको प्रदान किया जाए। 2 चीजें थी, मतलब काउंसिल के जो निर्णय थे उसको न माना जाए यहाँ पे, और दूसरा सेनापति एवं कमांडर इन चीफ का पद जो है वो भी इसको प्राप्त किया जाए। इन दोनों चीजों को वो वहां पे रखता है। उसके बाद इन दोनों चीजों को मान लिया जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के यहाँ पे भेजा जाता है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो अधिनियम था वो आज हमने कंप्लीट किया। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। उसके बाद कल से हम लोग चार्टर एक्ट स्टार्ट करेंगे 1793 का, 1813 का, फिर उसके बाद 1833 का, फिर 1853 का। कोशिश यही रहेगी और पूरा उम्मीद भी यही है कि हम कल पीपीटी के द्वारा पढ़ाएं, और आज लिख के पढ़ाना पड़ा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत था और पीपीटी बन नहीं पाया था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से आपको और भी चीज़ों को बहुत अच्छे कंटेंट ये आप कहीं पे भी प्राप्त करेंगे ना, मतलब कहीं पे भी जाएंगे किसी भी किताब में आपको इससे ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल पाएगा। और ये 3-4 किताबों को मैंने एकदम अच्छे से पढ़ के और उसका नोट्स बना के मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो ये नोट्स है, ये सारे नोट्स हैं हमारे। बहुत अच्छा नोट्स बनाया है इसमें देखिए, ये बहुत अच्छा नोट्स मैंने बनाया है और इसी के माध्यम से मैं पीपीटी बनाऊंगा, क्योंकि ये 3-4 किताबों को, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, साथ में जो फैक्चुअल चीजें लूसेंट की होती हैं उसकी, उसके बाद और भी 1-2 किताबों को लेकर पूरा का पूरा किताब इसमें, ताकि कोई भी कंटेंट इसमें छूटने न पाए, उसको मैंने इसमें ऐड ऑन करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की इसमें थोड़ी सी अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सा और चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। मैं इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।